जब आपको टाइम मिले आप रिकॉर्डिंग देखते जाइए, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ देखते जाइए, हो सके तो नोट्स भी बनाते जाइए और अपनी तैयारी करते जाइए, है ना। यस, पार्ट 10 है आज हमारा, क्वेश्चन 14 है, नॉट 15, सही कह रहे हैं आप, है ना। यस अर्पित जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 पार्ट 11 में पढ़ेंगे हम। आज हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बड़े बड़े दो क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन में दो पूछा गया है और ये लेंदी है, इसलिए आज हम ये एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। ये भी आ सकता है एक्सप्लेन बायोएथिक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 3 मार्क्स में, तो इसको हम क्या अच्छे से पढ़ना जरूरी है। दूसरा आईसीएमआर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो हैं डीप और लेंदी टॉपिक्स हैं। अगर ये अच्छे से हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे आज, अदरवाइज आज एक क्वेश्चन नंबर 14 ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा काफी सारा पार्ट कवर अप हो गया है। हमें इतनी ज्यादा जल्दी मचाने की भी जरूरत नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम और कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बुरा फंस गया हूँ, अरे यार मैसेज चला गया, दोबारा कर दो। सारी चीजें भूल जाओ आदर्श, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब तो चलता ही रहेगा लाइफ में। और कौन कोर्स करके भी करे, केस करके भी क्या कर लेगा। चलो चैट ऑफ करनी पड़ेगी अब थोड़ा, क्योंकि अब फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सप्लेन बायोएथिक्स पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन बायोएथिक्स यानी कि बायोएथिक्स समझाइए। फिर दूसरा पूछा गया है गिव ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ आईसीएमआर गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का संक्षिप्त अवलोकन कीजिए। दो तरह के क्वेश्चन है इसमें पहले आपको बायोएथिक्स का एक्सप्लेन करना है कि बायोएथिक्स होता क्या है, उसके बाद आईसीएमआर की गाइडलाइंस आपको लिखनी है, ठीक है। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अब आप लोग इतना लॉ एंड एथिक्स पढ़ चुके हैं तो आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि जहां पे भी काउंसिल वर्ड आ रहा है मतलब वहां पे ग्रुप ऑफ पर्संस की बात हो रही है, काउंसिल की बात हो रही है मतलब किसी कमेटी की बात हो रही है, किसी संगठन की बात हो रही है। अभी तक तो आप ये समझ ही गए होंगे, जैसे पीसीआई आप पढ़ते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मतलब ऐसी काउंसिल, ऐसा संगठन जिसमें फार्मेसी के मेंबर्स हैं। तो आईसीएमआर भी ऐसा काउंसिल है इंडिया का जिसमें मेडिकल रिसर्च के बारे में गाइडलाइंस दी जाती है। अब ये मेडिकल रिसर्च क्या होता है, मतलब जो भी न्यू ड्रग आएगी, जो भी न्यू डिवाइस आएगा, उस पर जो रिसर्च होगी, जो आप पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करोगे, उसके लिए जो गाइडलाइंस दी गई है आईसीएमआर में, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको लिखना, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम लोग बायो एथिक्स से। पहले हम बायो एथिक्स का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि बायो एथिक्स क्या है। कई बार डेफिनेशन भी आती है बायोएथिक्स की, 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पे आपको ब्लैंक लगा के दे देंगे और बोलेंगे डैश इज द स्टडी ऑफ एथिकल सोशल एंड लीगल इश्यूज दैट अराइज इन द बायोमेडिसिन एंड बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। बायोएथिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि क्या क्या नैतिक सिद्धांत हैं, क्या क्या सामाजिक सिद्धांत हैं, क्या क्या कानूनी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, जिसकी स्टडी हम करते हैं उसको बायोएथिक्स कहा जाता है। लेकिन ये सारे इश्यूज हम कब पढ़ते हैं, जब हम किसी बायोमेडिसिन की रिसर्च कर रहे हो, जब हम किसी बायोमेडिकल चीज की रिसर्च कर रहे हो, तो इस रिसर्च के दौरान जब हम सोशल, एथिकल और लीगल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जब हम नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों का अध्ययन करते हैं बायोमेडिकल रिसर्च और बायोमेडिसिन रिसर्च के दौरान, तो उस अध्ययन को बायोएथिक्स कहा जाता है। अब आप कहोगे बायोमेडिसिन रिसर्च क्या होती है, बायोमेडिकल रिसर्च क्या होती है। तो मेडिसिन यानी कि कोई भी न्यू ड्रग, ठीक है। तो कोई भी जब न्यू ड्रग या न्यू डिवाइस मार्केट में आएगा, कोई भी न्यू बायोमेडिकल चीज मार्केट में आएगी, तो वो मार्केट में तभी आएगी जब हम उसको पहले प्री क्लिनिकल स्टडी एनिमल्स पे कर चुके होंगे,
और उसके बाद हम ह्यूमंस पे क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुके होंगे। तो जब हम ह्यूमंस पे क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं उसी को ही रिसर्च कहा जाता है। तो इस रिसर्च की क्या क्या गाइडलाइंस हैं ये तो हमें आईसीएमआर बताता है, लेकिन उस रिसर्च की स्टडी को क्या कहा जाता है? उस रिसर्च की स्टडी को बायोएथिक्स कहा जाता है। बायोएथिक्स इज कंसर्न्ड विद क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन हेल्थ केयर। बायोएथिक्स में हमें पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, इससे संबंधित सवालों के हमें जवाब मिलते हैं। एंड इट सीक्स टू प्रोवाइड एथिकल गाइडेंस टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और बायोएथिक्स से ही जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, इनको मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है, बायोएथिक्स की स्टडी से ही हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। इतना आपको बायोएथिक्स के बारे में लिखना है, 2 पॉइंट 2 डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आईसीएमआर की क्या गाइडलाइन है। तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के लिए पहले आपको आईसीएमआर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ऐसा काउंसिल इंडिया का जिसमें मेडिकल रिसर्च करी जाती है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर इज अ गवर्नमेंट एजेंसी। ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ये एक सरकारी एजेंसी है that conducts biomedical research, जो भारत में बायोमेडिकल रिसर्च करती है। हमारे इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट लेवल पे ड्रग्स, कॉस्मेटिक डिवाइसेस का टेस्टिंग होता है, रिसर्च होता है, वो आईसीएमआर में किया जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911। इसकी जो स्थापना हुई थी 1911 में हुई थी। एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये भारत की दुनिया की सबसे पुराने मेडिकल रिसर्च संगठनों में से एक है। गाइडलाइन पे तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले सबको समझ में आया कि आईसीएमआर है क्या? गाइडलाइंस आप तब समझ पाओगे जब आप पहले समझ पाओगे कि आईसीएमआर क्या है। आईसीएमआर एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी हमारे इंडिया में जितनी भी मेडिकल रिसर्च हो रही है उसकी देखरेख के लिए जो काउंसिल बनाया गया है ना, जो कमिटी बनाई गई है, जो मेंबर्स का ग्रुप बनाया गया है, उसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक तरह की गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो हमारे भारत में जितनी भी बायोमेडिकल रिसर्च हो रही होती है उसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1911 में हुई थी। ठीक है, ये हमारी दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। हाँ सौरभ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेशनल्स में भी पूछा जाता है। हम भी जब सेशनल का पेपर बनाते हैं कॉलेज में तो इस क्वेश्चन को जरूर रखते हैं, और ये पीवाईक्यू में भी बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, है ना? पीवाईक्यू में भी ज्यादा मिलेगा। तो सबको क्लियर हुआ आईसीएमआर क्या है? अब आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस मतलब निर्देश क्या है कि जब आप ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो, है ना, जब आप ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो क्या क्या गाइडलाइंस हैं? ब्लर हो रहा है, सभी के में ब्लर हो रहा है। स्क्रीन मेरे में तो क्लियर आ रही है एकदम। मेरे में तो एकदम क्लियर स्क्रीन है, दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ से। सबके में ब्लर आ रहा है क्या? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ब्लर हो रहा है। स्लाइड चेंज करके देखती हूँ मैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट क्लियर कर लेने दो। जिनको दिक्कत आ रही है वो कैसे देखेंगे? आ रही है, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ठीक है? अभी क्लियर है? अब ठीक है ना? चलो, तो अब हमको पढ़नी है गाइडलाइंस। ठीक है, कि आईसीएमआर ने कौन कौन सी गाइडलाइंस दी हैं बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च के लिए, वो अभी हमको पढ़ना है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सबसे पहले तो फुल फॉर्म जरूर याद रखना। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि जब भी आप इंसानों पर बायोमेडिकल या हेल्थ रिसर्च करते हो तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंसानों पर किए जाने वाले बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई है। तो उसमें से सबसे पहले गाइडलाइन आती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि सूचित सहमति। इसका मतलब है, आगे तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन पहले इसको समझ लो कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है। एक ब्लैंक स्लाइड पे मैं आपको समझाती हूँ। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है एक तरह का जानकारी होती है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो होती है एक तरह की जानकारी होती है जो दी जाती है पार्टिसिपेंट्स को। अब आप यहाँ पे पेशेंट वर्ड यूज नहीं करोगे, आप पार्टिसिपेंट्स वर्ड यूज करोगे। पार्टिसिपेंट्स मतलब जो भाग लेते हैं। जैसे अपने स्कूल में या कॉलेज में फंक्शन होता है तो अपन डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी तरह जब क्लिनिकल ट्रायल होता है, जब मैंने आपको क्लिनिकल ट्रायल समझाया था, और जो रिसर्च होता है, ठीक है, उसमें जो भाग लेने वाले लोग होते हैं ना, तो उनको पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है, पेशेंट नहीं कहा जाता, क्योंकि वो लोग हेल्दी वॉलेंटियर्स भी होते हैं। सारे लोग बीमार नहीं होते हैं जिनको रिसर्च में यूज किया जाता है। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनको जो जानकारी दी जाती है पूरी रिसर्च के बारे में, कि रिसर्च कितने टाइम तक चलेगी, ठीक है, इसमें आपको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, इसमें आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या आपको रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या आपको साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो जब ये सारी जानकारी पेशेंट को दी जाती है रिसर्च के बारे में, सूचित किया जाता है पेशेंट को रिसर्च के बारे में, पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च के बारे में, तो उसको कहा जाता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, ये एक तरह का फॉर्म होता है जो पेशेंट्स को फिल कराया जाता है रिसर्च में पार्ट लेने से पहले। ठीक है, उसमें हर एक जानकारी लिखी रहती है, दवाई के बारे में, दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लिखी रहती है। यही यहाँ पे लिखा है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट को सूचित सहमति कहा जाता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिसिपेंट्स आर प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च। सूचित सहमति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत प्रतिभागियों को रिसर्च के बारे में जानकारी दी जाती है ना। उनको हर एक चीज बताई जाती है रिसर्च के बारे में, इंक्लूडिंग इट्स पर्पस, यानी कि इस रिसर्च का मकसद क्या है, इसमें कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें कौन कौन से तरीके इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या रिस्क आपको हो सकते हैं इस पूरी स्टडी के दौरान, क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, ये सारी जानकारी पेशेंट या यानी पार्टिसिपेंट्स को दी जाती है। एंड दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चंस। आपने पूरी जानकारी दे दी, ठीक है, फिर आप जो पार्टिसिपेंट है उसको सवाल पूछने का पूरा पूरा टाइम देते हो, पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी देते हो, पूरा पूरा मौका देते हो अगर उन्हें कोई सवाल पूछना है। ठीक है, और उन्हें ये डिसीजन लेना है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि एक तरह की सूचित सहमति। पहले से ही आप सूचना दे दो और फिर उनकी सहमति लो कि वो हमारी पूरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पूरी जानकारी दी जाती है रिसर्च की।
कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इस रिसर्च में कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या रिस्क आपको हो सकते हैं, क्या क्या फायदे आपको होंगे। और इसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट है उसको हम पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं, मौका देते हैं कि वो डिसाइड कर सके कि उसको क्या क्या सवाल पूछने हैं हमसे, और वो हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहता है कि नहीं, भाग लेना चाहता है कि नहीं। ठीक है, ये जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस है, it is required that the consent process be conducted in a language that the participant understands। अब ये जो प्रोसेस होती है ये उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो कि वो पार्टिसिपेंट समझ सके। सपोज गांव के लोग हैं, तब दूसरी भाषा के लोग हैं और हम उनसे इंग्लिश में बात किए जा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं माना जाएगा। सहमति की प्रक्रिया ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे प्रतिभागी समझता हो। ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। और जो भी आप जानकारी दोगे वो इस तरीके से दोगे कि वो उसको समझने में आसानी हो। आप तो फॉर्म लेके चले जाओगे, आपको अपना सब कुछ पता है रिसर्च के बारे में, स्टडी के बारे में। अब आप फॉर्म लेके चले जाओगे, नेम लिख दोगे, टाइम लिख दोगे, ड्यूरेशन लिख दोगे, पार्टिसिपेंट को भी तो समझ में आना चाहिए। तो आपका फॉर्म, आपकी जानकारी, पूरा सब कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से होना चाहिए कि पार्टिसिपेंट को सब कुछ समझ में आए, और वो जब एग्री करेगा कि हाँ उसको रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है तभी वो कर सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी कि नेक्स्ट गाइडलाइन। हम लोग गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, आईसीएमआर ने क्या क्या गाइडलाइन दी है। तो पहली गाइडलाइन दी है कि आप सूचित करें पार्टिसिपेंट को, दूसरी दी है कि आप गोपनीयता बनाए रखें, प्राइवेसी बनाए रखें। ICMR guidelines require that participants' confidentiality and privacy be protected throughout the research process। ICMR की गाइडलाइन के अनुसार रिसर्च प्रोसेस के दौरान जो भी प्रतिभागी हैं उनकी गोपनीयता और प्राइवेसी की रक्षा जरूरी है। आप किसी भी कंडीशन में उनकी प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी को ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो रिसर्चर्स मस्ट ऑब्टेन पार्टिसिपेंट्स परमिशन। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के कारण ओपन करनी पड़ रही है, तो प्रतिभागियों की पर्सनल जानकारी का उपयोग करने से पहले उनकी अनुमति लेना जरूरी है। वैसे तो किसी भी रीजन की वजह से प्राइवेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को ओपन करना ही नहीं है, बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रतिभागियों की पर्सनल जानकारी हमको उपयोग करनी है, तो उससे पहले हमको प्रतिभागियों की अनुमति लेनी होगी, तभी हम उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड गाइडलाइन आती है रिस्क एंड असेसमेंट। अब आप रिसर्च कर रहे हो, नई चीज को ला रहे हो, तो उसमें जोखिम कितने सारे होंगे, तो जो भी जोखिम होंगे तो वो आपको पार्टिसिपेंट्स को क्लियरली बता देना, उनको किसी धोखे में नहीं रखना, किसी झूठ में नहीं रखना है। तो ICMR guidelines require that researchers conduct a risk assessment before initiating any research involving human participants। तो ICMR की गाइडलाइन कहती है कि जो भी रिसर्चर्स हैं, है ना, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, वो ह्यूमंस को इन्वॉल्व करने से पहले ही देख लें कि क्या क्या रिस्क उनको हो सकते हैं पूरी स्टडी के दौरान, है ना। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, बेनिफिट्स बहुत कम है, तो उस रिसर्च को वहीं रोक दिया जाता है, ह्यूमंस पे उस रिसर्च को करा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी शोध करता है, जब इंसानों पर किसी शोध की शुरुआत करते हैं, तो उसके पहले ही जोखिम मूल्यांकन करना जरूरी है, क्योंकि अगर रिस्क ज्यादा है, बेनिफिट कम है ना, याद रखना ये वाला ऐसा, रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो वो रिसर्च नहीं होती है। लेकिन अगर रिस्क कम है, बेनिफिट ज्यादा है, वो ही वाले रिसर्च में ह्यूमन वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, द रिस्क असेसमेंट शुड कंसिडर द पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स। तो जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो उसमें हमें रिस्क भी पता चल जाएंगे, बेनिफिट भी पता चल जाएंगे, एज वेल एज द वीकनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स की क्या क्या कमजोरियां हैं, पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो भी हमको पता चल जाएगा। ये सारी आईसीएमआर की गाइडलाइंस है। लास्ट गाइडलाइन है आईसीएमआर की, यूज ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशंस। ये वर्ड कल भी आया था, मैंने आपको कल भी इसका मीनिंग समझाया था।
वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर लोग, स्पेशल लोग। अब इस वल्नरेबल में आपके आते हैं चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन्स, या फिर मेंटली डिसेबल्ड लोग, है ना, उसको कहा जाता है वल्नरेबल ग्रुप, यानी जिसपे ज्यादा निगरानी की जरूरत है, ठीक है, जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आईसीएमआर कहता है कि अगर आप वल्नरेबल पॉपुलेशन को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उनपे ज्यादा प्रोटेक्शन, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ICMR guidelines recognize that certain populations are vulnerable. ICMR कहता है कि कुछ जो लोग होते हैं, कुछ आबादी जो होती है वो कमजोर होती है, vulnerable होती है। तो आप vulnerable की जगह weak वर्ड भी यूज कर सकते हो। एंड may require special protections in biomedical and health research. और जब हम उनको रिसर्च में यूज करते हैं तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन में, इसमें बच्चे आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, मानसिक रूप से स्थिर जो लोग नहीं है वो आते हैं, और अपंग लोग आते हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स विद डिसएबिलिटीज। तो ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन ज्यादा करना पड़ता है, ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस ये मानती हैं कि जो कुछ आबादी है जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रही है वो बहुत कमजोर होती है, उन्हें बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च में खास सुरक्षा की जरूरत होती है। इस आबादी में आते हैं आपके बच्चे आते हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग आते हैं और विकलांग लोग आते हैं। तो इनकी जो केयर करनी पड़ती है बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। द गाइडलाइंस रिक्वायर दैट रिसर्चर्स टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च विद दीज पॉपुलेशंस। तो गाइडलाइन कहती है कि जब आप ऐसी पॉपुलेशन को यूज करते हो तो रिसर्चर्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी पॉपुलेशन की एक्स्ट्रा केयर करें, ठीक है। और जब वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म साइन करा रहे हैं तो पार्टिसिपेंट से ना करा के उनके गार्जियन से कराएं, यानी कि उनके अभिभावकों से कराएं। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेंटली डिसेबल पीपल है, ठीक है, आप उससे फॉर्म साइन कराओगे तो वो फॉर्म वैध होगा क्या? बताओ। कोई ऐसा पेशेंट है जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, आपने उसको पूरी रिसर्च की जानकारी दे दी, सब कुछ समझा दिया, तो वो समझ पाएगा क्या? वो समझ पाएगा क्या कि फॉर्म में क्या क्या लिखा है, कि रिसर्च क्या है, उसके ऊपर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या उसको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या उसको रिस्क होंगे, ये एक मानसिक रोगी समझ पाएगा क्या? या फिर एक बच्चा समझ पाएगा क्या कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म क्या है, रिसर्च क्या है, इस रिसर्च में उसके ऊपर क्या क्या चीजें होने वाली है, समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। तो जब हम ऐसे लोगों को चूज करते हैं अपनी स्टडी में, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को चूज करते हैं अपनी स्टडी में, तो जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म होता है वो हमें उनके गार्जियन से साइन कराना पड़ता है, यानी कि उनके अभिभावकों से साइन कराना पड़ता है, ठीक है। तो गाइडलाइंस के अनुसार रिसर्च करने वालों को इन आबादी के साथ रिसर्च करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, और जो भी प्रतिभागी हैं, अगर हो सके तो उनके अभिभावकों से सूचित सहमति लेनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको आईसीएमआर की गाइडलाइंस के बारे में लिखना है, ठीक। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है सिमरन, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार इसको रिवाइज कर रही हूँ कि आईसीएमआर की क्या क्या गाइडलाइंस हैं। सब लोग एक बार रिवीजन ले लेते हैं। हो गया आधा घंटा क्लास को, अब बस फिनिश ही होने वाली है। जो नहीं देख पाए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो चलो हम एक बार सारी गाइडलाइंस को रिवाइज करते हैं, पूरा रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज सबसे पहले हमने पढ़ा बायोएथिक्स के बारे में। अभी कमेंट सेक्शन ऑन है, ठीक है, तो आप जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो ड्यूरिंग द रिवीजन। तो बायोएथिक्स क्या है? एक तरह की स्टडी होती है जिसमें हम रिसर्च के दौरान जो भी एथिकल, सोशल और लीगल इश्यूज आते हैं, यानी कि जो भी नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दे आते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। दूसरा, बायोएथिक्स में हमें पता चलता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है हमारे पेशेंट्स के लिए, हमें गाइडलाइंस पता चलती है, ठीक है, ठीक है। एक लाइन में बता दूं आईसीएमआर को क्या कहते हैं, तो ऐसी संस्था, ऐसा संगठन जो मेडिकल रिसर्च में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है एक गवर्नमेंट एजेंसी है,
जो कि बायोमेडिकल रिसर्च करती है हमारी इंडिया में। अब नाम में ही इंडियन है तो रिसर्च भी इंडिया में ही होगा, ठीक है। इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। 1911 मतलब कितना पुराना हो गया, इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सबसे पुराने मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ये आता है, ठीक है। अब ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने कई सारी गाइडलाइंस दी है। अब ये गाइडलाइंस जो है हमारे राष्ट्रीय लेवल पे है, इसीलिए इसको नेशनल एथिकल गाइडलाइंस कहा जाता है, ठीक है। नेशनल एथिकल गाइडलाइंस, हमारा नेशन क्या है, इंडिया, तो हमारी उसकी गाइडलाइंस क्या हो गई, नेशनल गाइडलाइंस। तो सबसे पहली गाइडलाइंस क्या बताई है, सूचित सहमति लेना बहुत जरूरी है। जिन भी पार्टिसिपेंट्स को आप रिसर्च में यूज कर रहे हो, रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हो, उनको सूचित करना बहुत जरूरी है स्टडी के बारे में। अब आप क्या सूचना दोगे उनको, उनको आप सूचना दोगे इस रिसर्च का मेन मकसद क्या है, इसमें कौन कौन से मेथड्स होंगे, क्या क्या रिस्क आपको हो सकते हैं और क्या क्या फायदे आपको होंगे। आपने अपना पूरा ज्ञान बांट दिया, सब कुछ बता दिया, फिर आप उसको मौका दोगे कि अगर उसको आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकती है, ठीक है। और अगर उनको लगता है कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से उनका डिसीजन होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जो भी प्रोसेस होती है वो उसी भाषा में होती है जो भाषा पार्टिसिपेंट समझ सके, जो भाषा उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। पहले आप ये पढ़ लें, अपन रिवाइज कर ले, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि 3:30 से अपनी एक और क्लास है ना, ठीक है। पहले रिवीजन पे ध्यान दें। दूसरी गाइडलाइन है आईसीएमआर की, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, यानी कि पेशेंट की गोपनीयता और प्राइवेसी को बनाए रखना। आईसीएमआर कहता है कि पार्टिसिपेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को कभी भी ओपन नहीं करना है पूरी रिसर्च के दौरान, ठीक है। पूरी रिसर्च के दौरान उसको ओपन नहीं करना है। सपोज अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन ओपन करनी पड़ रही है, तो पहले आपको पार्टिसिपेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी गाइडलाइन आ गई, तीसरी गाइडलाइन आ गई रिस्क असेसमेंट की, यानी कि आपको देखना पड़ेगा स्टडी शुरू करने से पहले ही कि आपकी स्टडी में रिस्क ज्यादा है कि बेनिफिट ज्यादा है। अगर रिस्क ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो आपकी रिसर्च को वहीं रोक दिया जाता है, रिसर्च नहीं आगे बढ़ती है। अगर रिस्क कम है और पार्टिसिपेंट्स का फायदा ज्यादा है तो रिसर्च आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ह्यूमन वॉलेंटियर्स को इन्वॉल्व करने से पहले ही रिसर्चर्स को ये देख लेना है कि क्या क्या रिस्क है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और पार्टिसिपेंट्स की क्या क्या वीकनेस हो सकती है, ठीक है। और लास्ट गाइडलाइन आती है यूज ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशंस, यानी कि जब आप वीक पॉपुलेशंस को यूज करते हो तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने की जरूरत होती है, क्योंकि उनमें बच्चे आते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं, मानसिक रूप से जो अस्थिर लोग होते हैं, अपंग लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, वो आते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों पे स्टडी करते हो तो आईसीएमआर कहती है कि आपको उनका एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों का जब आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हो तो आपको उनके गार्जियन से इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन्फॉर्म फॉर्म साइन कराना चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको समझने में भी समय लगेगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं पीवाईक्यू वाले पेपर में पढ़ा चुकी हूँ। हमको पढ़ना है एनडीए और एएनडीए के बारे में, पढ़ेंगे उसको हम कल, लेकिन मैं उसका शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, कि एनडीए क्या होता है, एएनडीए क्या होता है, ताकि आप उसको कल रिवाइज करके पढ़ के आ सको। जो हमको कल पढ़ना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है एनडीए और एएनडीए। इसको छोटा सा समझ लेते हैं अभी। एनडीए जो होता है वो होता है आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। क्या होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एएनडीए क्या होता है, एएनडीए होता है आपका एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। फुल फॉर्म याद रखना, 1 मार्क में पूछते हैं, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन।
दोनों ही क्या है, दोनों एप्लीकेशन है, दोनों ही क्या है, आवेदन है। जैसे अपन स्कूल में छुट्टी चाहिए होती है तो एप्लीकेशन देते हैं ना, आवेदन देते हैं, भैया मुझे बुखार आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कल घूमने जाना है, तो हम आवेदन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। उसी तरह से जब हमें मार्केट में ब्रांडेड ड्रग लानी होती है, न्यू ब्रांडेड ड्रग हमें मार्केट में लानी होती है, तो हमें एप्लीकेशन देनी होती है। अगर न्यू जेनेरिक ड्रग मार्केट में लानी है तो भी हमको एप्लीकेशन देनी होती है, लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग देनी होती है। अगर हमें ब्रांडेड ड्रग को मार्केट में लाना है तो जो एप्लीकेशन दी जाती है उसको कहा जाता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और हमको कोई न्यू जेनेरिक ड्रग मार्केट में लानी है तो उसको कहा जाता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, है ना। हाँ, कल क्लास होगी, कल संडे है फिर भी क्लास होगी। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। बिग फैन, थैंक यू शक्ति जी। अभी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे थोड़ा, है ना। समझ में आया एनडीए क्या है, एएनडीए क्या है, एनडीए एएनडीए समझ में आया। तो ये जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन बन गए, 1 मार्क क्वेश्चन, ध्यान देना। पहला फुल फॉर्म बन गया 1 मार्क क्वेश्चन का। दूसरा बन गया कि कौन सी ड्रग्स के लिए आवेदन दिया जाता है एनडीए का, तो एनडीए का आवेदन दिया जाता है न्यू ब्रांडेड ड्रग्स के लिए। फिर एक क्वेश्चन बन गया एनडीए का, एएनडीए का, इसका फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि इसका आवेदन कौन सी ड्रग्स के लिए दिए जाते हैं, तो इसका आवेदन दिया जाता है न्यू जेनेरिक ड्रग्स के लिए। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया, अगर 1 मार्क में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि एनडीए और एएनडीए में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो एनडीए जो है ब्रांडेड ड्रग्स के लिए होता है, एएनडीए जो है जेनेरिक ड्रग्स के लिए होता है। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज करके आना। फुल फॉर्म्स आपको मिलेंगे, मेरी इंस्टा आईडी है फार्मेसी विद स्वाति और मेरा यूट्यूब चैनल है फार्मेसी विद स्वाति। वहां पे आपको सारे शॉर्ट वीडियोस, रील्स, सब कुछ मिलेगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगा। और कल संडे है, कल भी मेरी दोनों क्लासेस होंगी, ठीक है। चले, अब अपन मिलते हैं 3:30 बजे। तब तक बढ़िया खाना वाना खा लो, रेस्ट वेस्ट कर लो। मिलते हैं 3:30 बजे।